वेलकम टू द स्टडी वर्ल्ड। दिस इज रोहित कुमार। सो रिसेंटली चाइना और ताइवान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है। स्पीकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट से चाइना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज चाइना ताइवान को एज अ पार्ट ऑफ चाइना मानता है। पर बेसिकली ताइवान चाइना का किसी भी तरह से पार्ट नहीं है। ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और चाइना एक कम्युनिज्म है। ताइवान का अपना खुद का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। सो नाउ आज के टाइम ऐसा क्यों है कि चाइना ताइवान को क्लेम कर रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? सो इट्स अ बिग क्वेश्चन। क्या इन दी पास्ट ताइवान चाइना की टेरिटरी थी? तो जानने के लिए मिलेगा बहुत कुछ, बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू, ये वीडियो आपके यूपीएससी मेन जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड है। सो देखिए, ये है ताइवान एंड दिस इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वेदर यहाँ इन्वेड वर्ड का यूज करना हमारे लिए तो कॉमन है, बट चाइना की लैंग्वेज तो यहाँ कुछ इस तरह की है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है और आज नहीं तो कल ताइवान चाइना में मर्ज हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं नैन्सी पेलोसी है कौन, यूएसए में नैन्सी पेलोसी का स्टेटस क्या है। तो देखिए, जिस तरह से इंडिया में लोकसभा, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, जिसके चीफ है ओम बिरला, एग्जैक्ट यूएस में लोअर हाउस को ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जिसकी चीफ है नैन्सी पेलोसी। सो इन द सेंस शी इज अ सो पावरफुल पोस्ट इन यूएसए। सो नाउ इस कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें चाइना और ताइवान की इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल कंडीशन को समझना होगा। सो नैन्सी पेलोसी ने जब डिक्लेयर किया कि वे अपनी साउथ ईस्ट एशिया के विजिट में ताइवान को भी विजिट करेंगे, तो इस बात को लेकर चाइना यूएसए को थ्रेट करने लगा। यहाँ तक कि चाइना ने नैन्सी पेलोसी के प्लेन को शूट करने की भी धमकी दी, बिकॉज चाइना का यहाँ स्टांस ये है कि अगर यूएसए ताइवान के साथ इस तरह से ट्रीट करता है तो यह वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। शॉर्ट में मैं बता दूं, वन चाइना पॉलिसी को जो कंट्री एक्सेप्ट करती है उस कंट्री को तिब्बत और ताइवान को मेनलैंड चाइना का पार्ट मानना पड़ता है। एंड डू यू नो दैट इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। ऑल्दो मैं बता दूं, चाइना के लिए ये बोलना जितना आसान है उतना आसान करना नहीं है, बिकॉज ताइवान को सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर बात करें चाइना की, तो चाइना वार्निंग्स देने के लिए बहुत फेमस है। आफ्टर ऑल ये वार्निंग मेड इन चाइना ही है। रहता रशिया में तो चाइना फाइनल वार्निंग को एक प्रोवर्ब की तरह लिया जाता है। अगर कोई पर्सन वार्निंग्स देता है और अगर उसका कोई रियल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है तो उस पर्सन की वार्निंग को चाइनाज फाइनल वार्निंग बोला जाता है। जिसका रीजन है बिटवीन 1950 टू 1964 यूएसए और चाइना के बीच ताइवान स्टेट की वजह से रिलेशंस काफी खराब थे। एक तरफ अमेरिकन मिलिट्री फाइटर प्लेन्स ताइवान स्टेट में पेट्रोलिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ चाइना फाइनल वार्निंग्स के नाम पर 900 से ज्यादा वार्निंग्स दे चुका था। सो चाइना इज प्रूव दैट कि हमारे प्रोडक्ट ही नहीं, वार्निंग्स भी मेड इन चाइना होती हैं। और अब बात करते हैं ताइवान की। मैप में चाइना के ईस्टर्न पार्ट में एक छोटा सा आइलैंड है जिसकी कैपिटल ताइपे है एंड ताइपे इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ताइवान। फर्स्ट ऑफ ऑल, ताइवान का ऑफिशियली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है और आज जिसे हम चाइना कहते हैं उसका ऑफिशियली नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। सो हिस्टोरिकली ताइवान चाइना का ही पार्ट था। 1895 में चीन और जापान के बीच जो वॉर हुआ था, उस वॉर में जापान ने ताइवान पर अपना कंट्रोल कर लिया था, जिसे फर्स्ट सीनो जापान वॉर भी कहा जाता है। दूसरी तरफ मेनलैंड चाइना, मतलब आज का शी जिनपिंग वाला चाइना, जिस चाइना के इंडिया बॉर्डर पर डिस्प्यूट होते हैं, उस चाइना में 1927 में सिविल वॉर शुरू हो गया, जो दो चाइनीज पॉलिटिकल पार्टीज के बीच हुआ, जिनका नाम था केएमटी और सीसीपी। जहाँ केएमटी का मतलब कुओमिंतांग और सीसीपी का मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। केएमटी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक और सीसीपी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। इस वॉर की अजीब बात यह है कि यह वॉर बीच में एक गैप लेकर दो बार हुआ। सबसे पहले 1924 में केएमटी और सीसीपी ने केएमटी सीसीपी अलायंस को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें दोनों पार्टियों ने चीन के अलग अलग हिस्सों को यूनाइट किया। ये अलायंस ज्यादा नहीं टिका, 1927 में ही ये अलायंस खत्म हो गया। आफ्टर ऑल अभी चाइना पूरी तरह से यूनाइट भी नहीं हुआ था। देन 1927 से 1937 तक सिविल वॉर हुआ, जिसमें चाइना के मैक्सिमम पार्ट पर केएमटी कुओमिंतांग यानी कि नेशनलिस्ट पार्टी ने कंट्रोल कर लिया, जिसको लीड कर रहे थे चियांग काई शेक। देन 1937 में जापान ने मेनलैंड चाइना पर इन्वेजन किया, जिसे सेकंड सीनो जापान वॉर भी कहा जाता है। तब चाइना में पहले पावर के लिए लड़ रही केएमटी और सीसीपी ने जापान के इन्वेजन को रोकने के लिए फिर से अलायंस बनाया। एंड दैट टाइम चाइना ने यूएस, यूके और यूएसएसआर की हेल्प से जापान से दो हाथ किए और इन अलाइड पावर्स की आर्मी की हेल्प से जापान के लिए रेजिस्टेंस को बनाए रखा। एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के साथ भी केएमटी और सीसीपी का ये अलायंस भी खत्म हो गया और जापान ने कोरिया, ताइवान और चाइना के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल किया था, वहां से अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। देन केएमटी और सीसीपी में फिर से वॉर शुरू हो गया एंड नाउ कम्युनिस्ट पार्टी को अब यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज यूएसएसआर खुद एक कम्युनिस्ट कंट्री था। यूएसएसआर से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1991 से पहले रशिया को यूएसएसआर बोला जाता था, तो सीसीपी ने केएमटी के कंट्रोल को बहुत हद तक कम कर दिया और चाइना के अधिकतर हिस्से पर कंट्रोल कर लिया। दूसरी तरफ केएमटी यानी कि नेशनलिस्ट पार्टी को यूएसए का सपोर्ट था, जिसमें यूएसए ने केएमटी को $2.43 बिलियन भी दिए, जिसमें मोस्टली मिलिट्री सप्लाईज थी। एंड फाइनली इस बार सीसीपी ने केएमटी को हरा दिया, जिसके मेनली दो रीजन थे। नंबर 1, केएमटी यानी कि चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी जापान के साथ वॉर के कारण कमजोर हो चुकी थी एंड दूसरी तरफ सीसीपी ने चाइना के फार्मर्स को अपनी साइड कर लिया था। देन केएमटी के चाइना पर कंट्रोल के साथ ही चियांग काई शेक, जो
उस समय KMT के प्रेसिडेंट थे। तो CCP के चाइना के अधिकतर हिस्सों पर कंट्रोल के साथ ही नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि कुओमिंटांग और उसकी पार्टी के सभी लोग एज अ रिफ्यूज चाइना के ईस्टर्न साइड की तरफ जा रहे थे। और इसी के साथ ही CCP ने चाइना के अधिकतर हिस्से को कंट्रोल में ले लिया और ये वॉर और भी ज्यादा हॉरिफिक होता जा रहा था, जिसमें कुओमिंटांग यानी कि चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी और पार्टी के सभी लोगों ने जान बचाने के लिए चाइना के ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाने लगे और इसी तरह से वो ताइवान पहुंचे। और ताइवान पहुंचकर नेशनलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट चियांग काई शेक ने ताइवान में गवर्नमेंट सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया और आज हम जिस ताइवान को देखते हैं वह KMT वाला ताइवान ही है। और जहाँ CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कंट्रोल कर लिया था वह मेनलैंड चाइना है। तो इस तरह से ये दोनों देश एक्सिस्टेंस में आए। इवन तो ताइवान एक डेमोक्रेसी है पर UN ने ताइवान को एक देश के रूप में अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। रदर शॉकिंग बात यह है कि 1971 से पहले UN में ताइवान की परमानेंट सीट थी एंड 1971 में जिसे मेनलैंड चाइना को दे दिया गया, जिसका ऑफिशियल रीजन कुछ भी हो पर जेन्युइन रीजन था कि मेनलैंड चाइना की पॉपुलेशन ताइवान से बहुत ज्यादा थी। मेनलैंड चाइना की पॉपुलेशन 81 करोड़ और ताइवान की पॉपुलेशन ओनली 1.5 करोड़ थी। सो मेनलैंड चाइना की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये USA और अदर कंट्रीज के लिए एक अच्छा मार्केट बन सकती थी। इसीलिए उस समय तो USA और बाकी कंट्रीज ने ताइवान की सीट मेनलैंड चाइना को दे दी और आज USA उसी ताइवान को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि मेनलैंड चाइना इकोनॉमिकली USA को ओवरटेक कर सकता है। सो इसीलिए जियोपॉलिटिक्स इक्वेशन कभी भी एक जैसे नहीं रहते। सो दैट टाइम पूरी दुनिया का सपोर्ट उस समय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ था, जिसका सोल रीजन था कॉमर्शियल ट्रेड पर्पस। एंड आई रिपीट 1971 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पॉपुलेशन 84 करोड़ थी, जो उस समय हर कंट्री के लिए एक बड़ा मार्केट बन सकती थी। सो क्वेश्चन इज दैट नाउ आज के टाइम ताइवान के पास ऐसा क्या है जो USA आज ताइवान को सपोर्ट कर रहा है? सो आई क्लियर दैट ऐसा नहीं है कि USA डेमोक्रेसी का एक प्रोटेक्टर है और उसे दुनिया की चिंता है। अंडरस्टैंड इट। कोई भी देश किसी भी देश को बिना अपने इंटरेस्ट के सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ USA के मोस्टली दो इंटरेस्ट हैं। सबसे पहला एडवांटेज है चाइना और ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से USA ताइवान को अपने वेपन्स, फाइटर जेट्स और वेरियस मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है। यहाँ सप्लाई से मेरा मतलब सेल करने से है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ताइवान वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरर है। ताइवान का पूरे वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 60% शेयर है, जिसमें TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का 53% शेयर है। यहाँ तक कि USA की एप्पल कंपनी भी सेमीकंडक्टर के लिए TSMC पर ही डिपेंड है। तो मैं आपको एक शॉर्ट नोट में बता देता हूँ, सेमीकंडक्टर मोबाइल, लैपटॉप और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। सेमीकंडक्टर के बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को बनाना इम्पॉसिबल है। तो वेरियस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है। तो हम इस नजरिए से समझते हैं अगर चाइना ताइवान पर इन्वेड करता है तो ताइवान की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। और नाउ आज के टाइम ताइवान की ऑटोनॉमी USA के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। USA की मोस्ट कंपनीज सेमीकंडक्टर चिप के लिए ताइवान पर ही डिपेंड है और ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप का ट्रेड करने के लिए ताइवान की ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि ये सारी लड़ाई सेमीकंडक्टर चिप की है, जिसमें US डेमोक्रेसी का प्रोटेक्टर बनने के नाम पर ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। और अगर बात करें चाइना की, तो चाइना का सेमीकंडक्टर चिप में 7.6% शेयर है। पर चाइना ताइवान को ऑक्यूपाई कर लेता है तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में होगी और चाइना सेमीकंडक्टर प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा और वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो इट्स मेन रीजन फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट। और अगर USA यहाँ डेमोक्रेसी का इतना बड़ा ही प्रोटेक्टर है तो अफगानिस्तान में USA सपोर्ट क्यों नहीं करता? बिकॉज अफगानिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो USA की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करे। तो जियो पॉलिटिक्स को समझने का ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है कि कोई भी देश बिना अपने इंटरेस्ट के किसी भी देश को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ आपको USA का स्टांस क्लियर हो चुका होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। बी हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट।